कहीं कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा सिलेक्शन लेने के लिए। और अगर आप अपनी सिलेक्शन पे डाउट करते रहोगे, आप सोचोगे यार मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे बस की नहीं है, क्या करूंगा, कैसे होगा, ये सारी चीज सोचते रहोगे ना, तो कभी नहीं होगा। अपने आप को अंडर एस्टिमेट, इसका पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न का क्या मतलब, हमने 10 लाख लगाया, हमने 20 लाख कमाया, दैट इज द पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न। और नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, हमने 10 लाख लगाया। सिंपल डेफिनेशन बेस्ड सवाल पूछा है सीएपीएफ 2023 में, अभी लेटेस्ट पूछा है 1-2 साल के अंदर में। ऐसे सिंपल सवाल आ जाएंगे यूपीएससी में और आप गलत करके आ रहे। क्या आप वाकई में अपने आप को पोटेंशियल है कि मेरे नाम के आगे कभी तो आईएएस बनेगा, कभी तो आईएएस लिखा जाएगा, कभी तो आईपीएस लिखा जाएगा, कभी तो आईआरएस लिखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल बिल्कुल गलत नहीं करने। और इससे रिलेटेड मैं आपको कई सारे सवाल और दिखाऊंगा जो बना सकता है, यूपीएससी भी पूछा नहीं लेकिन बना सकता है। यूपीएससी 5 साल का भी पूछता है, यूपीएससी 10 साल का भी पूछता है। ये एक अकेला कम से कम 2-3 क्वेश्चन को सही करने की ताकत रखता है। सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। आज का जो ये वीडियो है ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर है। नेशनल इनकम अकाउंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है। यूपीएससी डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड सवाल पूछ लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप इस चीज में गलती करके आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। इस चीज में बिल्कुल गलती नहीं करनी। आपको इंश्योर करना है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग से कोई भी सवाल आएगा, कैसा भी सवाल आएगा, हम कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि हमने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है। वो चैप्टर कौन सा है? वो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला। उससे मेरी आपको सलाह है जरूर ढंग से पढ़ लेना। सीधे सीधे डेफिनेशन बेस्ड सवाल आ जाते हैं और डेफिनेशन बेस्ड सवाल ऐसे टाइम पे जब यूपीएससी का पेपर बिल्कुल सर्टेन नहीं है, छोड़ना समझदारी नहीं है। किस तरीके के सवाल यूपीएससी पूछता आ रहा है ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एक फ्री मैराथन स्टार्ट किया है आज से। उस फ्री मैराथन में मैं आपको गाइडेंस देता हूं, आपको बताता हूं कि आपको पर डे क्या कंप्लीट करना है और आपका काम होता है कि आप उस टारगेट को पूरा करके डन लिखते हैं। इसका फायदा ये होता है कि मेरे एक्सपीरियंस और आपकी एनर्जी साथ मिलकर चलती है और आपको वो इनेबल करेगा कि आप अपना यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा। डू वॉच दैट वीडियो। अदरवाइज इस सिविल सर्विसेज विद नीलेश वाले लाइव सेक्शन में आप जाके भी वो वीडियो चेक कर सकते हैं। दैट इज द करंटली द लेटेस्ट वीडियो। एंड आप हमारे चैनल ER नीलेश वाले को ज्वाइन कर लीजिए जहां पे वो टारगेट्स आएंगे। फ्री टेस्ट हैं, फ्री गाइडेंस है एंड इस तरीके का गाइडेंस है कि आपका प्रीलिम्स 2025 जरूर निकलेगा। तो डू फॉलो दैट। अगर आपकी प्रीलिम्स की तैयारी में आपको कहीं से भी डाउट है, आते हैं वापस ये CSE 2023 के सवाल पे। ये देखिए, ये इन्होंने द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू, क्या है ये सवाल? सीधा डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। अगर आपका डेफिनेशन पे कमांड होता आप इस सवाल को कभी गलत करके नहीं आते। तो मेरी सलाह आपको ये है कि यू मेक श्योर दैट यू डू नॉट डू द मिस्टेक ऑफ डूइंग द मिस्टेक इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब ये 2023-13 में आया था, वो अलग बात है, ये चारों ऑप्शन सही नहीं है। ऑल्दो एज पर द डेफिनेशन द क्लोजेस्ट आंसर इज डी, जिसको यूपीएससी ने सही माना था। क्यों सही नहीं है? उसके पीछे रीजन इतना सा है कि जब भी आप मनी वैल्यू कैलकुलेट करते हो ना फॉर ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जो इसका आंसर है, आप एक टाइम पीरियड लेके चलते हो। इसमें वो टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ है। तो अगर ऑल्दो यूपीएससी ने डी माना है, बट कहीं ना कहीं यूपीएससी के पार्ट पे भी मिस्टेक है कि उन्होंने कंप्लीट डेफिनेशन दी ही नहीं है। ठीक है, और समझते हैं कि व्हाट इज द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले समझते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। दो टर्म्स हैं, एक होता है जीडीपी, एक होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि आपकी जो कंट्री है, यू हैव योर कंट्री, इस कंट्री के अंदर में जितना प्रोडक्शन हो रहा है, व्हाटसोएवर द प्रोडक्शन इज विद इन दिस कंट्री, ये हमारा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? जीडीपी। अब होगा क्या कि केवल इस कंट्री, अब ये जो कंट्री है इसके कुछ सिटीजन्स होंगे, ये सिटीजन्स तो बाहर भी जाके काम कर रहे होंगे ना, तो ये बाउंड्री से बाहर निकल गए। तो ये लोग जो भी इनकम प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके नेशनल्स, जो इसके सिटीजन्स हैं, वो लोग जो इनकम प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो बेसिकली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप फॉरेनर्स की जो इनकम है, जो कंट्री की बाउंड्री में जो प्रोडक्टिव एक्टिविटी वो कर रहे हैं, वो इंक्लूड करते हैं। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में आप फॉरेनर्स की इनकम इंक्लूड नहीं करते। यू आर कंसर्न विद द नेशनल्स ऑफ योर कंट्री और द सिटीजन्स ऑफ योर कंट्री। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द कंट्री सिटीजन्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड our country. This is our starting point for calculating net national product. अब क्या होता है कि हमें वैल्यू मिल गई ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट
जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने कर लिया है, उसके बाद हम इसमें डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट करते हैं। ये अब ये आपकी फैक्ट्री थी, अब ये खराब हो रही है क्योंकि वियर एंड टीयर होता है, मशीनें यूज हो रही हैं तो वियर एंड टीयर होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो भी डेप्रिसिएशन हो रहा है इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो व्हाट वी गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट। लेकिन इस नेट नेशनल प्रोडक्ट के साथ वी डू दी फैक्टर कॉस्ट एडजस्टमेंट। इसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि वी सब्ट्रैक्ट द इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि टैक्सेस आपने दिए होंगे, एंड जो भी गवर्नमेंट की साइड से सब्सिडी मिल रही है हम उसे ऐड कर देते हैं। सो वी फाइनली अराइव एट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट विच इज द मेजर ऑफ योर नेशनल इनकम, जो कि आपका ये सवाल है। ठीक है, आई मीन टू से ये आपका फॉर्मूला है एंड वो मीनिंग है। सो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द फैक्टर कॉस्ट इट रिवील्स द ट्रू इनकम अर्न्ड बाय द कंट्रीज बिजनेसेस एंड वर्कर्स आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल दीज एडजस्टमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइसेस ऑफ सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहली चीज आपको परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब पता होना चाहिए था, और दूसरी चीज इंडिया का क्या पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। क्या है ये परचेजिंग पावर पैरिटी? परचेजिंग पावर पैरिटी में बेसिकली आप दो कंट्रीज के बीच में कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर करते हो। कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपेयर करते हो, आप बोलते हो ना कि लंदन में रहना महंगा है, इंडिया में रहना सस्ता है, इस टाइप की बातें होती है ना, वो कहाँ से पता चलती है? वो आपको परचेजिंग पावर पैरिटी से पता चलती हैं। It tells how much money you need in one country to buy the same things you could buy in another country. एग्जाम्पल के लिए अगर आपको यूएसए में $5 का बर्गर मिल रहा है और इंडिया में बर्गर है वो 200 रुपए का है, तो ये चीज मेरे को ये दिखा रहा है कि मैं कंपैरिजन करूं तो $1 इट शुड बी इक्वल टू 40 रुपए। दैट इज द परचेजिंग पावर पैरिटी ओवर हियर। ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अभी अगर करंट रेट के हिसाब से देखें तो $1 लगभग 83 रुपीज है। इससे ये पता चलता है कि इंडियाज करेंसी इज अंडर वैल्यूड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। क्यों अंडर वैल्यूएशन हम करना चाहते हैं, या फिर चाइना के बारे में अगर बात करें तो चाइना क्यों अंडर वैल्यू करता है, ये एक एग्जाम्पल के लिए ही है। ठीक है, लाइक चाइना की इकोनॉमी के लिए तो आप हमेशा ही सुनते होंगे कि दे हैव एक्चुअली केप्ट देयर करेंसी एज अंडर वैल्यूड। अंडर वैल्यू का फायदा क्या होता है, एक चीज समझिएगा। ये कंट्री है, इसकी करेंसी अंडर वैल्यूड है, इसका फायदा क्या होगा? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर लेट से कि डॉलर महंगा है एंड रुपीज सस्ता है, ठीक है, तो फिर जो फॉरेनर्स हैं वो इंडिया आएंगे, बोलेंगे भैया हमको $1 में बहुत सारा सामान इंडिया में मिल जाता है, तो इंडिया से वो सामान लेके जाएंगे। सीधी सी बात है। इससे इंडिया को क्या फायदा होगा? इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, इंडिया का फॉरेक्स बढ़ेगा। एक्सपोर्टर्स को क्या फायदा होगा कि वो आ रहे हैं तुमसे खरीदने, तो तुम्हारी चीजों की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके लिए वो चीज सस्ती है, उनके लिए सस्ती है, उन्होंने डिमांड रख दी और आप उसे बेचो और इंडिया को भी फायदा हो रहा है। दैट इज वाई मैनी कंट्रीज रिसोर्ट टू अंडर वैल्यूइंग देयर करेंसी। दिस इज द रीजन। ठीक है, देन ग्लोबल इकोनॉमिक रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, ओनली बिहाइंड यूएस एंड चाइना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 CSE 2011 का सवाल है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी हैज स्टेडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 years। तो आप देखिए, सिर्फ डिकेड की बात नहीं करता है, लास्ट 5 years के भी ये पूछ लेता है कि लास्ट 5 years में कंट्री का क्या चल रहा है। तो आप ऑन एन एवरेज जब भी आप कोई ग्राफ पढ़ें या वैल्यूज पढ़ें तो एक लास्ट 5 के साल का ट्रेंड देख लिया करो और एक डिकेड देख लिया करो। डिकेड में एक चीज एक जनरल मिलती है कि दैट इज ऑलवेज लाइक दिस। व्हाट आई मीन टू से, या तो वो स्टीडली डिक्रीज नहीं कर रहा होगा या वो स्टीडली इंक्रीज नहीं कर रहा होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। लेकिन 5 years वाले में ये श्योरिटी कम होती है, ऑल्दो इवन देयर आर चांसेस ऑफ फ्लक्चुएशंस। So the growth rate of GDP has steadily increased in the last 5 years. The growth rate in per capita income has steadily increased in the last 5 years. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो growth rate of GDP ये देख लीजिए at the constant prices, growth rate of GDP 5 साल में अगर देखेंगे तो क्या ये बढ़ा है? -5.8, then 9.7, then ये घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। तो it has not steadily increased in the last 5 years. तो इसका सीधी सी बात है, ये तो आंसर होगा नहीं। करंट के हिसाब से भी ये आंसर नहीं होगा।
स्टीडली वर्ड इन जनरल जहां आए वैसे ही वो गलत होता है। सेम अप्लाइज टू ग्रोथ रेट इन टर्म पर कैपिटा इनकम हैज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो अगर हम इसे उठाएं तो फिर ये देखिए 2.5 माइनस प्लस वैल्यू घट गई, तो ऐसे केस में ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। इन जनरल जब भी आपको स्टीडली इंक्रीज, स्टीडली डिक्रीज इस टाइप के टर्म्स मिल जाएं उसे काट दीजिए, अनलेस यू आर श्योर स्टेटमेंट वाइज कि ये इसका आंसर होगा। इट हैज एक्चुअली स्टीडली इंक्रीज और स्टीडली डिक्रीज, बट जनरली ऐसा होता नहीं है। ठीक है, यू हैव टू कमेंट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। ये 2015 का सवाल है यूपीएससी का। द जीडीपी एट द मार्केट प्राइसेज इन रुपीज हैज स्टीडली इंक्रीज इन द लास्ट डिकेड। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अभी पोस्ट कर दीजिए, जो मैंने बताया था, जस्ट अप्लाई दैट। क्वेश्चन नंबर 5, सपोज एन इंडियन सिटीजन मेक्स अ इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एंड अर्न्स ए पॉजिटिव रेट ऑन हर इन्वेस्टमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब आपको यहां पे देखिए एक चीज बोला है कि इंडियन सिटीजन सी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट अब्रॉड एंड उनको पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न्स मिले हैं। पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न्स का क्या मतलब? हमने 10 लाख लगाया, हमने 20 लाख कमाया, दैट इज द पॉजिटिव रेट ऑफ रिटर्न। और नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया? हमने 10 लाख लगाया, आया 8 ही लाख हाथ में, देन दैट इज द नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न्स। ठीक है, तो हर इनकम इज द पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी एंड नॉट द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। अभी मैंने आपको बताया था विद इन द बाउंड्री अगर कोई चीज हो रही है, चाहे वो सिटीजन कर रहे हैं चाहे वो फॉरेनर कर रहे हैं, देन दैट इज द जीडीपी। बट व्हेन यू आर ओनली कंसिडरिंग द सिटीजन्स, सो वेदर इन इंडिया और द अब्रॉड, देन दैट इज द पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, तो हर इनकम इज द पार्ट ऑफ इंडिया नेशनल इनकम, बिल्कुल होगा ये, एंड नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी, ये भी सही है। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। हर इनकम इज द पार्ट ऑफ बोथ इंडिया जीडीपी एंड नेशनल इनकम, गलत, क्योंकि जीडीपी में बाउंड्री की ही बात होती है। हर इनकम इज नाइदर पार्ट ऑफ इंडिया जीडीपी नॉर द नेशनल इनकम, ये भी गलत है। तो आप समझ जाएं, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड सवाल। और कब पूछा है? सीएपीएफ 2023 में, अभी लेटेस्ट पूछा है, 1-2 साल के अंदर में। ऐसे से सिंपल सवाल आ जाएंगे यूपीएससी में और आप गलत करके आ जाएंगे। डोंट डू दिस मिस्टेक। इतना ज्यादा आपको मैं बता दूं, इस टाइम पे जो यूपीएससी का पेपर है ना, दैट इज वेरी अनकन्वेंशनल। और ऐसे केस में ये क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन प्रीलिम्स का करवा देंगे। ये क्वेश्चंस अगर आप गलत करके आएंगे तो कैसे सही करेंगे? ठीक है, यही चीज यहां पे ये लिखी हुई है। ये स्लाइड मैं आपको टेलीग्राम चैनल यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश पे शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, 2018 का ये सवाल है, इंक्रीज इन एब्सोल्यूट एंड पर कैपिटा रियल जीएनपी डू नॉट कनोट ए हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इफ। डेवलपमेंट क्या होता है? एक चीज होती है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? कंट्री की जो ओवरऑल जो फाइनल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, इन जनरल अगर आप बोलें तो उसका जो ओवरऑल वैल्यू है वो बढ़ रहा है, दैट इज द ग्रोथ। ठीक है, इस ग्रोथ के साथ अगर आप इक्विटी ऐड कर दोगे, इक्विटी मींस जो ग्रोथ है वो सभी में बट रही है, गरीबों को भी आप साथ लेके चल रहे हो, यू आर एक्चुअली इंक्लूडिंग ऑल द सिटीजन्स, देन इट रिफर्स टू द डेवलपमेंट। एक एग्जांपल से अभी मतलब आपको एक थोड़ा विजुलाइज कराता हूं। Gross national product, the total monetary values of all the final goods and services produced by national during a financial year. It measures pure economic output and growth in numbers. Gross national product ये बताता है। Economic development एक broader concept है। It is focused on sustained improvement in society's well-being, including better employment, reduced poverty and fair income distribution. Numbers इसीलिए हमेशा हर टाइम पे नंबर्स का यूज करना सही नहीं होता फॉर मेजरिंग द डेवलपमेंट, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक तरफ बड़े बड़े महल बन रहे हों और दूसरी तरफ झुग्गियां बन रही हों, तो यहां पे अक्सर नंबर्स ज्यादा होते हैं। अगर ये चीज हो रही है देन द कंट्री कैन बी ग्रोइंग बट इट इज नॉट डेवलपिंग। वो वाला डेवलपिंग और डेवलप्ड वाले से मत कंपैरिजन करने लगना। आई मीन टू से ये दिखाता है कि ग्रोथ हो रहा है एंड अगर ये भी इसमें कन्वर्ट हो रहा है देन दैट इज द डेवलपमेंट। और ये कब कन्वर्ट होगा? जब इनकी पॉवर्टी घटेगी, इनका अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, इनका बेटर हेल्थ होगा, यानी कि इनका भला हो रहा होगा घुमा फिरा के।
Rising GNP doesn't always mean true development. If growth only benefits a small section while others remain poor and unemployed, it is not real economic development. तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. अब देखते हैं जो टर्म्स हैं. इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद द एग्रीकल्चरल आउटपुट. और ऐसे केस में अगर एग्रीकल्चरल आउटपुट ज्यादा है, इट मींस दिस इज एन एग्रीरियन इकोनॉमी. तो ऐसे केस में इन जनरल जब ग्रोथ होती है ना इकोनॉमी में, तो ये मान के चलता है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट तो बढ़ता ही बढ़ता है और अच्छा बढ़ता है. इन कंपैरिजन एग्रीकल्चर से बेटर ही परफॉर्म करता है. इन दैट केस ग्रोथ, तो यहां पे ग्रोथ भी नहीं हो रही. ठीक है. एग्रीकल्चर आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विथ इंडस्ट्रियल आउटपुट. तो आउटपुट, इंडस्ट्रियल आउटपुट अच्छा हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन द थिंग इज दैट एग्रीकल्चर आउटपुट फेल कर रहा है. देन व्हाट विल इट विल लीड? इट विल लीड टू द फूड इन्फ्लेशन. क्योंकि जितनी नीड है उतना खाना प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो डिमांड बढ़ जाएगी. आई मीन टू से कि वो उसकी सप्लाई कम हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है उसके प्राइसेस राइज कर जाएंगे. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज, इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूं. इंपोर्ट ग्रोज फास्टर देन एक्सपोर्ट. अब इंपोर्ट ज्यादा तेज ग्रोथ कर रहा है एक्सपोर्ट से, तो इट इज द ट्रेड डेफिसिट कंट्री. क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, आपका पैसा ज्यादा जा रहा है, तो आपका ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए. अब इसकी बात करते हैं पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज. यही चीज तो मैंने आपको स्लाइड में बताई थी कि ग्रोथ प्लस इक्विटी, तो ग्रोथ प्लस इक्विटी दोनों होगी तभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. अब ये इंक्रीज कर रहा है, इट मींस द कंट्री इज नॉट हैविंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इसलिए इसका आंसर सी होगा. ये CSE 2015 का सवाल है. अ डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ ए कंट्री इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग. अब कंट्री का कुछ जीडीपी है, कुछ वैल्यू है, इसका एक परसेंटेज गवर्नमेंट टैक्स में लेती है. ठीक है, इसको हम कहते हैं टैक्स टू जीडीपी रेशियो. तो द रेवेन्यू दैट द गवर्नमेंट जनरेट इन कंपैरिजन टू द जीडीपी इज द टैक्स टू जीडीपी रेशियो. अगर ये ज्यादा होगा, अगर हमें गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्सेस आ रहा है, तो इट मींस गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा है. गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पब्लिक के लिए अच्छा काम कर सकती है, वो हेल्थ फैसिलिटीज में काम कर सकती है, वो रोड बनाने में काम कर सकती है, वो बहुत सारी चीजें काम कर सकती है. तो इकोनॉमी को वो ग्रोथ करने में हेल्प कर सकती है. डेवलप्ड कंट्रीज का जनरली टैक्स टू जीडीपी रेशियो हायर साइड पे होता है. वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कम से कम 15% तो टैक्स टू जीडीपी होना चाहिए फॉर अ गुड इकोनॉमी. अब बात आते हैं, a decrease in the tax to GDP ratio of a country indicate which of the following? Slowing economic growth rate. तो अगर टैक्स टू जीडीपी कम हो रहा है, इसका रेशियो घट रहा है, इसका मतलब कम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं. कम टैक्स कब कलेक्ट करते हैं? एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि कंट्री ही की जो ग्रोथ है वो स्लो है, तो बिजनेसेस कम टैक्सेस देंगे, लोग कम टैक्स देना चाहेंगे, चोरी ज्यादा होगी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो अपने आप घट जाएगा. देन दिस शुड बी द ऑप्शन एज पर द लॉजिक. लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल इनकम, नहीं, ये गलत है. टैक्स टू जीडीपी रेशियो इक्विटी के बारे में कुछ नहीं बताता कि कितनी इनकम आपकी जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट किस तरह से हो रही है. इट शोज यू कि ओवरऑल इकोनॉमी का क्या चल रहा है, लेकिन इक्विटी के बारे में ये कोई बात नहीं करता है. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कैसे खर्चा करती है, अब किस में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये टैक्स टू जीडीपी का इससे कहीं लेना देना नहीं है. देन दिस इज नॉट द आंसर. ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो मेजर्स अ नेशंस टैक्स रेवेन्यू रिलेटिव टू इट्स इकोनॉमिक साइज. Impact on its economic slowdown. When the economy slows down, business make less profit, people earn less. This leads to lower tax collection, causing the tax to GDP ratio to decrease, a direct reflection of economic health. Income distribution misconception. A falling tax to GDP ratio doesn't necessarily indicate unfair income distribution. The ratio can decline due to various factors like lower business profit or tax cuts, even when income inequality remains unchanged. ठीक है. Then you have दिस क्वेश्चन. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस तरह के सवाल बिल्कुल गलत नहीं करने. और इससे रिलेटेड मैं आपको कई सारे सवाल और दिखाऊंगा जो बना सकता है. यूपीएससी भी पूछा नहीं है लेकिन बना सकता है, ये समझना. टैक्स रेवेन्यू एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड. फिस्कल डेफिसिट एज द परसेंटेज ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया हैज स्टीडली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड. तो पहली बात तो मैंने आपको यही बताया कि जब भी वैसे स्टीडली वर्ड आए तो इसे काट दो. तो उस हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए. आई मीन टू से डी इज द
राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं इस पे, लेकिन मैं इसको वैल्यू वाइज भी देख लेता हूं। ये इकोनॉमिक सर्वे से ली गई इमेज है। आप ये टैक्स रेवेन्यू देख लेते हैं और बात कर रहा है फिस्कल डेफिसिट की। ये तो टैक्स रेवेन्यू आप देखिए, पहले 2016-17 में 7.2 था, फिर 7.3 हुआ, फिर 7 हुआ, यानी कि बढ़ा, फिर घट गया, फिर 6.7 हुआ और घट गया, फिर 7.2 आया, फिर बढ़ा, फिर 7.6 आया और बढ़ा, फिर 7.8 हुआ और बढ़ा, देन 7.9 और बढ़ा। जब 19-20 से देखूंगा तो ये लगातार बढ़ रहा है। तो अगर मेरे से 5 साल के लिए पूछेगा तो आई विल से इट हैज स्टीडली इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है। लेकिन 10 साल के लिए पूछेगा तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट इंक्रीजिंग, वो ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन जनरल हम स्टीडली काट देते हैं और आंसर ये मान के चलते कि यही होगा, लेकिन 5 साल का अगर आप देखेंगे तो इट हैज एक्चुअली स्टीडली इंक्रीज, टैक्स रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है। ये देख लीजिए, फिस्कल डेफिसिट 3.5, 3.5, 3.4, पहले कांस्टेंट, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा 9.2, एंड देन ये 9.2 इसलिए था क्योंकि इस टाइम पे कोविड का टाइम था। देन 6.7 घटा, 6.4 घटा, 5.6 घटा। तो 2020-21 के बाद से अगर आप बात करेंगे लास्ट के 4 से 5 साल में ये लगातार घट रहा है। अदरवाइज अगर आप पूरे डिकेड की बात करेंगे तो दिस हैज इंक्रीज डिक्रीज। ये तो ये चीज है जो यूपीएससी ने डायरेक्टली सवाल में दे रखा है, लेकिन ये इमेज हमें कई सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और भी देती है। हमने देख लिया अभी तक यूपीएससी ने 5 साल का पूछ रखा है और डिकेड का पूछ रखा है। तो हमें ये जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि 5 साल में कंट्री किस तरह से ऑपरेट कर रही है और 10 साल से कैसे ऑपरेट करती आ रही है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। 1.8, 1.1, 1.2, जिसे मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब आते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये हमने डिस्कस कर लिया, अब नॉन टैक्स रेवेन्यू पे आते हैं। 1.8 फिर घट गया 1.2, फिर बढ़ गया 1.2, 1.6 फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया। तो अगर मैं डिकेडल की बात करूंगा नॉन टैक्स रेवेन्यू के लिए, डिकेडल, तो ये फ्लक्चुएटिंग है। 5 साल का देखता हूं, 7.9, 7.8, 7.6, 7.2, 6.7। अगर लास्ट के 5 ईयर्स का देखूंगा, 5 ईयर का देखूंगा तो इट हैज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज्ड। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, पूछ लेगा गलत करके आ जाएंगे। आपको मैंने दिखाया यूपीएससी 5 साल का भी पूछता है, यूपीएससी 10 साल का भी पूछता है। ये एक अकेला कम से कम 2-3 क्वेश्चन को सही करने की ताकत रखता है। ठीक है, देन वी हैव द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो 11, 11, 10.6, 11.7, 15.5, 13.6, 12.8, 11.8। तो 10 साल में देखें तो ये फ्लक्चुएट कर रहा है। 10 ईयर्स की बात करें तो इट इज फ्लक्चुएटिंग। 5 साल में क्या हो रहा है इसका? 5 साल के अगर मैं यहां से देखूं तो 11.7, 15.5, 13.6, 12.8, 11.8। तो यहां से अगर मैं देख रहा हूं, कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इट हैज एक्चुअली फ्लक्चुएटेड। ऑल्दो 2020-21 से ये फ्लक्चुएट नहीं किया, लेकिन दैट विल नॉट बी काउंटेड इन द 5 ईयर्स, क्योंकि अभी तो 2025 स्टार्ट हुआ है। तो हम यहां से इसे कैलकुलेट करेंगे, देन दिस हैज एक्चुअली फ्लक्चुएटेड। इसमें अब इंपॉर्टेंट ये है, इसके अलावा आपको अगर जो देखना है वो देखने वाली बात ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का आपको पता होना चाहिए, रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए, कैपिटल रिसिप्ट के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर का पता होना चाहिए, नॉन डेप्ट रिसिप्ट। तो ये चीज देख लिया। प्राइमरी डेफिसिट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 साल और 5 साल वाइज, वैल्यू वाइज अपने लिए एक नोट्स बना लीजिए कि भैया इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इट इज स्टेडली इंक्रीजिंग, वैल्यू घटती जा रही है स्टेडली डिक्रीजिंग, और अगर कभी वैल्यू बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, देन दिस हैज एक्चुअली नॉट स्टेडली इंक्रीज, नॉट स्टेडली डिक्रीज। आपको ये वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको एक ट्रेंड पता होना चाहिए, इसके नोट्स होने चाहिए आपके पास। कभी भी सवाल पूछ देगा तो गलत करके आ जाओगे। और स्पेशली यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेन,
एंड दिस रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर की आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है, नॉन डेप्ट रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ये तो पता होना चाहिए। आपको पता है ये प्लान एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी डन अवे विद द प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, तो इसकी जरूरत आपको है नहीं। आगे बढ़ते हैं, सीडीएस 2017 का सवाल देखते हैं। इन इंडिया द बेस फॉर द न्यू जीडीपी सीरीज हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम 2004-5 टू, इसका तो आंसर आप लोग जानते हैं, बट इस सवाल मैंने क्यों इंक्लूड किया ये भी बता देता हूं, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है, अब हम दोबारा बेस ईयर चेंज करने की बात कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट बन जाता है। समझते हैं, एक 26 मेंबर कमिटी बनी है, ये अपडेट करना चाहती है इंडिया जीडीपी बेस फ्रॉम 2011-12 से 22-23, तो इसके चलते ये हो सकता है कि यूपीएससी आपसे सवाल इसके बारे में पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये एडवाइजरी कमेटी किसके अंदर में बनी है? विश्वनाथ गोल्डर, इनका नाम याद कर लीजिए, विश्वनाथ गोल्डर कमेटी इज रिलेटेड टू, सीधा एक सवाल आ जाएगा, सिंपल सवाल है, और ये तो यूपीएससी का फेवरेट सवाल है। जब बेस ईयर चेंज हुआ था ना, उस टाइम के आसपास यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछ रखा था कि क्या चेंजेस हुए थे। ठीक है, मेंस का वो सवाल था, तो प्रीलिम्स में भी कभी भी आ सकता है। बेस ईयर सर्व्स एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी ग्रोथ, करंट बेस ईयर आपका 2011-12 है, 22-23 हमारा प्रपोज्ड न्यू बेस है, 22-23, तो क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द न्यू प्रपोज्ड बेस रेट ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी, व्हाट इज द न्यू प्रपोजल, तो आप इसमें गलती मत कीजिएगा। ठीक है, लास्ट मेजर रिवीजन 2015 में हुआ था, जब गवर्नमेंट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक पॉइंट पे शिफ्ट हो गई थी, और उससे पहले हमारा जो ये था वैल्यू, ये 2004-5 का चलता था, उसके बाद हमने बेस ईयर चेंज कर दिया था 2011-12 पे, और अब दोबारा चेंज करने की बारी आ गई है। तो यू मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट दिस, ये क्वेश्चन इस बार के प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आते हैं, इसका आंसर आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम इन इंडिया जीडीपी, बहुत ही सिंपल सवाल है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, which one of the following statement is not correct about for the national income accounting for India? Imports are subtracted in calculating GDP. Net factor income earned from abroad are included in the GDP. Purchase and sale of second-hand goods are not included in the GDP. Inventories are included in gross domestic capital formation. और ये सवाल है CDS 2024 का। ठीक है, इसका मैंने आपको देखो डेफिनेशन ऑलरेडी बताई है, जीडीपी की भी बताई है, जीएनपी की भी बताई है, उस बेसिस पे इस क्वेश्चन को आपको करके कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। ये भी सवाल 2024 का सवाल है, यू हैव टू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। देखो, जो मैंने आपको पढ़ा दिया, जो करा दिया, अब उसके लिए फिर मैं आपको आंसर बता दूं, ये सही नहीं होगा, आपको भी एफर्ट्स मारने ताकि आप सीखें साथ में। हम सही आंसर इसके पोस्ट कर देंगे इन द csctopper.com, बट आई नीड टू सी कि वेयर आर यू एक्चुअली स्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। सो पोस्ट द आंसर, थिंक ऑन इट कि सर ने जो बताया उसको मैं इसमें कैसे अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर इट। इसको पढ़ के ही सही आप स्क्रीनशॉट लेके बैक जाके एक्सप्लेनेशन अपने से लेकिन आंसर प्रोड्यूस करके लिखना। ठीक है, दिस यू हैव टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। लेवल ऑफ पर कैपिटा जीडीपी डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये 3 ऑप्शंस हैं, आपको इसके आंसर देने हैं। ये सीडीएस 2024 का सवाल है, तो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीडीएस 2024 का एक और सवाल, जीडीपी डिफ्लेटर captures the average price of an unchanging basket of commodities that constitute the GDP of the country. GDP deflator can use to measure the real GDP of economy but not the inflation rate. ठीक है, क्या है ये GDP deflator, समझते हैं। पहली चीज देख लीजिए, GDP deflator it measures inflation. ठीक है, by comparing nominal GDP to real GDP, this is calculated as nominal GDP by divided by real GDP into 100. सीपीआई में क्या होता है, सीपीआई में यू टेक द फिक्स्ड बास्केट कि भैया हम इतने चीजें ले रहे हैं और इसके बेसिस पे हम मान के चलते हैं कि कितना इन्फ्लेशन होगा, कितनी क्या चीजें होंगी, हम एक फिक्स बास्केट लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर में हम पूरा इकोनॉमी को कंसीडर करते हैं एंड वी एक्चुअली मेजर
द लेवल ऑफ प्राइस चेंज। क्यों हम लेवल ऑफ प्राइस चेंज कंपेयर करते हैं? क्योंकि जब आप 2 साल को कंपेयर कर रहे हैं, अब ये भी हो सकता है कि कंट्री में कोई आउटपुट ज्यादा बढ़ा ही ना हो, बस महंगाई बढ़ गई हो, तो कंट्री इन रियल टर्म्स एक्चुअली ग्रो की ही नहीं, महंगाई बढ़ गई। लाइक अगर लेट्स से कि इस साल जो प्रोडक्शन था आम का वो 5 किलो था, अगले साल भी जो प्रोडक्शन था वो 5 किलो ही था, लेकिन इस साल 5 किलो आम का जो दाम था वो 100 रुपए था और अगले साल 120 रुपए था, तो हम बोलेंगे भैया 500 रुपए और ये 600 रुपए, तो क्या आपकी कंट्री में ग्रोथ हुई? एक्चुअली इन एक्चुअल टर्म से ग्रोथ नहीं हुई। इट इज जस्ट क्या कि महंगाई बढ़ गई। जीडीपी डिफ्लेटर इन चीजों को साइड कर देता है ताकि आप एक्चुअल कंपैरिजन कंट्री की इकोनॉमी का प्रीवियस ईयर के साथ कर सकें, एंड दैट इज द वन ऑफ द very good role that is played by this GDP price deflator. So अगर मैं इसकी बात करूं, it captures the average price of the unchanging basket of commodities that constitute the GDP. तो unchanging basket ये basically CPI के लिए यूज होता है, तो this is wrong, तो ये तो नहीं होगा। GDP deflator can be used to measure real GDP of the economy, बिल्कुल यूज होता है, but not the inflation rate, ये गलत है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट के लिए इन्फ्लेशन ही तो इसमें कट करते हैं, डिफ्लेट, यू एक्चुअली डिफ्लेट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो जबरदस्ती का जो हुआ है उसे आप हटा देते हो, देन दिस का आंसर हो जाएगा डी। इस पे आते हैं अगेन डेफिनेशन बेस्ड सवाल, जीडीपी का सवाल है। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन द बॉर्डर ऑफ द नेशन विद इन एन ईयर। इट इज इक्वल टू द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। याद कीजिएगा मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, 3 मेथड्स थे, याद कीजिएगा। कमेंट द आंसर। ये SOLDC का सवाल है 2019-20 का। विच टर्म रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग द स्पेसिफिक। अब एक चीज याद रखना, जब भी आ जाए ना विद इन द कंट्री, समझ जाना ये जीडीपी के साइड है, और प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स और द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, दैट इज द नेशनल प्रोडक्ट के साइड है, तो यहां पे इसका आंसर सीधे हो जाएगा जीडीपी। ठीक है, तो दिस इज द थिंग मैंने आपको बता ही दिया है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अर्लियर, ग्रॉस नेशनल इनकम आई हैड एक्सप्लेन्ड यू, ग्रॉस वैल्यू एडेड इट मेजर्स वैल्यूज एडेड एट डिफरेंट प्रोडक्शन स्टेजेस बिफोर टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। ठीक है, CDS 2021 का सवाल है, द सिचुएशन वेयर द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द रियल जीडीपी फॉल्स शॉर्ट इन ऑफ द पोटेंशियल जीडीपी। इज नोन एज, समझते हैं इस चीज को। पोटेंशियल क्या होता है किसी चीज का? आपका क्या पोटेंशियल है? आपका पोटेंशियल ये है कि भैया अगर आप दिन रात, अगर आपको क्या लगता है कि आप जितनी भी मेहनत करो दिन और रात, रात और दिन एक करके, तो जितनी आप अर्निंग कर सकते हो, तो इन मॉनेटरी टर्म्स वो आपका पोटेंशियल है। कंट्री का अगर मैं जीडीपी का पोटेंशियल की बात करूं, तो कंट्री के जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो फुल एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो। अगर वो फुल एफिशिएंसी पे जो जब काम कर रहे हो, तब जो प्रोडक्शन होगा, देन दैट इज द पोटेंशियल जीडीपी। लेकिन जनरली कंट्री डज नॉट वर्क एज पर इट्स पोटेंशियल, क्योंकि उसके लिए उसकी टेक्नोलॉजी होगा, सब कुछ परफेक्ट होनी चाहिए, सही से उसको काम करते रहना चाहिए। तो वहां पे क्या होता है कि द रियल जीडीपी जो होता है वो एक्चुअली कम हो जाता है पोटेंशियल जीडीपी से। जैसे इंडिया का पोटेंशियल जीडीपी बहुत ज्यादा, हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअली द कंट्री, द इकोनॉमी इज करंटली अंडर परफॉर्मिंग। क्यों? क्योंकि हमारा रियल जीडीपी इज लेस देन दी पोटेंशियल जीडीपी, और इसीलिए ये सवाल है, और इसको हम कहते हैं रिसेशनरी गैप। जितना आप काम कर सकते हैं, लाइक आप 12 घंटे पढ़ सकते हैं, दिस इज योर पोटेंशियल, और आप पढ़ते 6 घंटे, इट मींस यू आर अंडर परफॉर्मिंग। और यहीं पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर ओवर परफॉर्मिंग, दैट इज इलॉन मस्क। तो ये डिफरेंस है, ये बेसिकली रिसेशनरी गैप का मीनिंग है। ठीक है, तो यही चीज इसमें एक्सप्लेन्ड है। आते हैं अगला सवाल, डीआरडीओ का सवाल है ये 2024 का। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वे टू मेजर द साइज एंड मार्केट पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी? तो साइज एंड मार्केट पोटेंशियल ऑफ एन इकोनॉमी, इसको मेजर करने के लिए सबसे जो मेन मोस्ट कॉमन वे है, दैट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसकी मीनिंग मैंने आपको बताई दी थी, ग्रॉस नेशनल इनकम की मीनिंग मैंने आपको बताई दी थी। ट्रेड सरप्लस क्या होता है? सीधी सी बात है, ट्रेड सरप्लस कब होगा? जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करोगे इंपोर्ट से। तो जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे होगे तो फॉरेन एक्सचेंज आपके कंट्री में ज्यादा आ रहा होगा,
और आपकी कंट्री में जो फॉरेन एक्सचेंज एक्चुअली अवेलेबल है उसको जो इंपोर्ट करने के लिए आप यूज कर रहे होगे वो कम यूज हो रहा होगा। तो ये अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू लीड टू अ पॉजिटिव वैल्यू विच इज एक्चुअली द ट्रेड सरप्लस। ठीक है, आते हैं ये एनडीए 2014 का सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी ऑफ इंडिया इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसका सीधा सा है, इंडिया में सर्विसेज इज का कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन इंडस्ट्री, इट इज ग्रेटर देन एग्रीकल्चर। इसका आंसर हो जाएगा ए। सीएपीएफ 2022 का सवाल है। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर जीडीपी कॉन्ट्रैक्टेड बाय 23.9%, यानी कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट की कितनी की, यहां पे कहीं पे होगी जीडीपी 23.9% ये कॉन्ट्रैक्ट कर गई, एंड देन इन द सेकेंड क्वार्टर बाय 7.5%। इसका मतलब ये है कि ये जंप किया होगा, तभी तो यहां कहीं -7.5% होगा। आपको पता है ना, माइनस में जितना कम माइनस होगा उसका वैल्यू इतना बड़ा होगा। इन जनरल ये मैथमेटिक्स भी आपको पता होनी चाहिए जिन बच्चों को दिक्कत है। जैसे नॉर्मली अगर हम 3 इज ग्रेटर देन 2 लिखते हैं ये सही है, लेकिन अगर हम दोनों में माइनस लगा देंगे तो -3 इज लेस देन -2। जैसे ही हम दोनों में माइनस लगाएंगे ये वाला पलट जाएगा। सेम चीज यहां पे हो रही है। तो एक्चुअली अगर आप देखें इसके कंपैरिजन में कंट्री ग्रो कर गई, इसके कंपैरिजन में कंट्री ग्रो कर गई, और ऐसे केस में जो हमारी शेप निकल के आई वो कैसी निकल के आ रही है, ये एक वी शेप बन के आ रही है। एंड दैट इज वाई इकोनॉमिक सर्वे प्रिफर टू कॉल इट एज रिकवरी इन वी शेप। अब हम ये क्वेश्चन हमारे सामने नहीं था तो हम कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, आप इसको प्रिडिक्ट करके भी कर सकते थे। यू शेप, आप यू शेप बनाते, यू शेप में सीधा सीधा दिख रहा है, कंट्री गई, इकोनॉमिक डाउनटर्न हुआ, एंड उसके बाद काफी लंबे समय तक डाउन में रही और फिर धीमे धीमे ग्रोथ हुई। बिकॉज दिस इज नॉट, ऐसा नहीं, यू ऐसा नहीं होता, यू ऐसा हो रहा है, ये आराम से ग्रेजुअल इंक्रीज है। और हमने रिबाउंड किया था, और इकोनॉमी हैज रिबाउंडेड इन द टाइम ऑफ कोविड, जहां पे दूसरी कंट्रीज के साथ बहुत दिक्कत हुई थी। तो इट मींस ये तो आंसर नहीं होगा। के शेप्ड इकोनॉमी क्या होती है? के शेप्ड इकोनॉमी ये होती है कि कुछ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दे आर ग्रोइंग एंड कुछ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दे आर नॉट ग्रोइंग, दे आर एक्चुअली डाउनफॉलिंग, उनका डाउनफॉल चल रहा है। तो कुछ सेक्टर ग्रो कर रहे हैं, कुछ सेक्टर ग्रो नहीं कर रहे हैं, देन दैट रिफर्स टू द के शेप्ड। एंड द डब्ल्यू शेप, इकोनॉमी गिरी, उठी, फिर गिरी, फिर रिकवर कर रही है, देन दिस इज द डब्ल्यू शेप। तो इस शेप के बेसिस पे भी आप इसका आंसर कर सकते थे, थोड़ा सा लॉजिक लगा के। ठीक है, इवन अगर नहीं पता है देन यू शुड नो दीज थिंग्स। यू शेप क्या होता है, वी शेप क्या होता है, के शेप क्या होता है, डब्ल्यू शेप क्या होता है। सेम ये डेफिनेशन लिखी हुई है यहां पे, वी शेप, यू शेप, के शेप, डब्ल्यू शेप। ये एक सवाल है एलडीसी 2023 का। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया। ये तो आप सभी जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब यहां पे एक आपको टास्क है, आप लोग को लिए मैं दे के जा रहा हूं। आपको कमेंट सेक्शन में जो आपने आंसर्स लिखे हैं वो तो लिखे ही हैं, लेकिन कमिंग टू दिस स्लाइड, इस स्लाइड से जिन जिन चीजों पे आपको लगता है सवाल बन सकता है, टेक द स्क्रीनशॉट एंड 5 साल के लिए एंड 10 साल के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 15 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन बिलीव मी आप 1-2 सवाल यूपीएससी के जरूर करके आ पाओगे, क्योंकि देयर आर मैक्सिमम चांसेस यूपीएससी इसमें से किसी ना किसी पे सवाल बनाएगा। तो 5 साल और 10 साल के लिए जो भी है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पोस्ट कर बताना, ताकि मैं चेक कर पाऊं। अगर आप में से किसी बच्चे का गलत आंसर होगा तो हम उसे आपको सजेस्ट भी कर पाएंगे कि आपका ये आंसर गलत है एंड आपको वो चीज कर लेनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आएगा, वीडियो नंबर 4, एंड हम जल्दी इकोनॉमी का जो पेस है वो बढ़ाने वाले हैं। वी आर ट्राइंग कि ये सारा इकोनॉमी वाला जो भी पीवाईक्यू डिस्कशन है ये 10 अप्रैल तक खत्म हो जाए। एंड बिलीव मी यार, एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप पढ़ रहे होगे ना, आप अगर पढ़ रहे होगे, रेगुलर बेसिस पे मेहनत कर रहे होगे, तो कहीं ना कोई रास्ता आपको जरूर मिल जाएगा सिलेक्शन लेने के लिए। और अगर आप अपनी सिलेक्शन पे डाउट करते रहोगे, आप सोचते होगे यार मेरे से तो होगा ही नहीं, मेरे बस की नहीं है, क्या करूंगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें सोचते रहोगे ना, तो कभी नहीं होगा।
अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। वाकई में अपने ऊपर विश्वास करते हैं क्या आप? वाकई में अपने आप पे पोटेंशियल है कि मेरे नाम के आगे कभी तो आईएएस बनेगा, कभी तो आईएएस लिखा जाएगा, कभी तो आईपीएस लिखा जाएगा, कभी तो आईआरएस लिखा जाएगा। शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।